दोस्तों, अब हम लोगों की भी ऐसी उम्र हो गई कि थोड़े थोड़े समय पर शोक सभाओं में ही अधिक मिलने का अवसर मिल रहा है। कोरोना के दौर ने चिताया था हमें, लेकिन उसके बाद भी यह स्थिति कायम है। अवधेश प्रीत हमारे दोस्त तो नहीं थे, हमारे बड़े भाई की तरह से थे। और थोड़े से लोग होंगे यहाँ जिनका उतना पुराना परिचय हो। जब 1984 में पाटलिपुत्र टाइम्स में अवधेश प्रीत आए, उनकी पत्रकारिता का वो आरंभिक काल था और उस अखबार में उनको सिर्फ पाठकों के पत्र संयोजित करने की जिम्मेदारी मिली थी। उसका शीर्षक अब भी मुझे याद है कि गांधी मैदान उसका शीर्षक होता था और उसको इतना सजीव बना दिया था। उसी काल में मैं बीए में पढ़ता था, पटना आना जाना होता था। हमारे दो ऐसे कॉमन दोस्त थे, एक कासिम खुर्शीद, वो भी 1 महीना पहले हमसे गुजर गए, और ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी यहाँ पढ़ते थे। इन दोनों के साथ हम लोग तो बीए में पढ़ने के दौरान मैंने एक राइटअप लिखा और अवधेश प्रीत के पास आया कि भाई इसको आप छाप सकते हैं कि नहीं। स्थानीय स्तर पर बेतिया में कुछ मैं लिखता पढ़ता था। अवधेश प्रीत ने कहा कि नहीं, इसको छपना चाहिए। उन्होंने अपने उस वक्त समाचार संपादक वहाँ पाटलिपुत्र टाइम्स में होते थे, विकास कुमार झा, उनसे मिलाया और फिर वो जो 1984 से ये एक रिश्ता बना, वो बढ़ता ही गया। उस वक्त कोई प्रसिद्ध कहानीकार के तौर पर नहीं, बल्कि कहानी से ज़्यादा वो कविताएं लिखते थे और कविताओं का एक ख़ास अंदाज में पाठ करने का, जो कुछ कवि सम्मेलनों में कुछ जो मशहूर लोग जिस तरह से कविताओं का पाठ करते हैं, उसी तरह से वो पाठ करते थे। उससे धीरे धीरे फिर और नाटकों में भी उनकी रुचि थी। और वो फिर एक काल है कि जब अवधेश प्रीत महेंद्रू में किराए में रहने लगे। सुधीर सुधाकर उनके सबसे पुराने मित्रों में हैं, जो दोनों एक कमरे में रहते थे टेनेंट के तौर पे। फिर मैं भी महेंद्रू में रहने लगा, ट्रेनिंग स्कूल के पास। और इतना बार बार ऐसा हुआ कि कोई कहानी अधूरी लिखी अवधेश प्रीत ने, और सुबह सवेरे 8 बजे मालूम हुआ कि वो लिए हुए करीब 4 पेज हो गया। जरा उधर पर जल्दी से खबर की गई कासिम खुर्शीद को, वो भी कैंपस में रहते थे वहाँ सामने, और वो कहानी सुनाई। उसी दौड़ धूप में आने जाने में मुझे याद है कि 2 कहानियाँ जिनके लिए उनको चर्चा बाद में हुई, कि ढूह कहानी उन्होंने उसी दौरान लिखी थी, और अली मंजिल जैसी कहानी भी उसी दौरान लिखी। और उसी तरह से उनके हाथ के लिखे बड़े सुंदर लिखावट थे उनकी, साफ सुथरी लिखते थे। तो उसी लिखावट में हम लोगों ने बैठ के, जो पहले पाठक होते हैं उसके तौर पर सुनने का अवसर मिला। नज़दीक रहने के कारण भी ये हुआ, और उनसे छोटे रहने के चलते भी फिर अनेक यात्राएं हम लोगों ने की। मुजफ्फरपुर, बेतिया, नरकटियागंज, कहाँ कहाँ न कवि सम्मेलन और दूसरे आयोजन रहे, जिसमें साथ साथ भी कभी ट्रेन से, बस से, कभी गाड़ी से, हर तरह से मिलना जुलना रहा। जब तक यूनिवर्सिटी में मेरा नहीं आना हुआ था, तो स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर वो तब तक वो 1986 में हिंदुस्तान अखबार चले आए। तो हिंदुस्तान अखबार उन्होंने कहा कि कल्चरल रिपोर्टिंग जितनी कर सकते हो करो, और एक तरह से उनके सामने लिखना सीखा। और धीरे धीरे फिर वो तब
फिर कहानीकार की तरह से अब समाज में सामने आने लगे। और शुरू की ही कुछ उनकी कहानियाँ हंस में इस तरह से, जैसे ग्रास रूट कहानी आई, उस पर बड़ी चर्चा हुई और देखते देखते वो कथाकार के तौर पर हमारे सामने आने लगे। पहले कहानियाँ ज़्यादा लिखते थे, बाद में अचानक उनका जब अशोक राजपथ उपन्यास आया तो एक उनकी नई पहचान बनी। कम लिखा, लेकिन एक खूबी थी कि उनकी लगभग हर कहानी पर बातचीत हुई और लोगों ने ध्यान से उनकी रचनाओं को पढ़ा। एक और विशेषता थी कि भाषा के स्तर पे अवधेश प्रीत बड़े सचेत लेखक थे। मुझे कई बार कुछ कथाकारों से शिकायत होती है कि भाषा के मामले में वह गंभीर रही है, जिस मीडियम में वो काम कर रहे हैं उसके लिए सजग नहीं है। लेकिन अवधेश प्रीत बड़े सजग लेखक थे और भाषा को समझते थे, भाषा को मांझना जानते थे। मैंने देखा है उनको कि एक कहानी वो कई बार कलम से लिखते थे। जब कलम से लिखने का दौर था तो वो ये मेहनत करते थे जिससे उनकी भाषा बड़ी सजीव थी और उसी सजीव भाषा ने उनको वो जगह दी। शौकत हयात के मरने के बाद मैंने उन पर एक आयोजन रखने की कोशिश की। अवधेश प्रीत को हमने कहा कि भाई आपसे बहुत पुरानी शनासाई है और मिलते जुलते रहे आप लोग, तो अवधेश प्रीत ने हमने कहा कि आप आइए एक सेशन की अध्यक्षता कीजिए। उसमें ऋषिकेश सुलभ भी मौजूद थे अवधेश जी, लेकिन सुबह में उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्होंने कहा कि इस बार माफ़ कर दो, हम किसी अगले आयोजन में आते हैं। लेकिन मिलना जुलना जो घटा धीरे धीरे, तो अवधेश प्रीत भी पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल बुझ गए थे और फ़ोन पर बात करना तो बड़ी मुश्किल एक बात हो गई थी। मरना तो सबको है, देर सवेर सब मरेंगे, लेकिन जो लिख दिया है उन्होंने वो इतना है कि जिससे उनकी पहचान कायम रहेगी और हम उन्हें याद करते रहेंगे। मेरी यही श्रद्धांजलि है कि उनके जो और फुटकर कुछ लेखन है उसको भी जमा कर दिया जाए और उसको भी जल्द से जल्द उसको भी पब्लिश कर दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब विजय बाबू व्रत प्रभा के संपादक हैं माध्यमिक शिक्षक संघ की पत्रिका के, इनसे अनुरोध है अपनी बात रखें। मित्रों, ये मेरे लिए बेहद कठिन वक्त है इस दृष्टि से कि जब मैं अवधेश जी को याद करता हूँ तो 1993-94 की एक घटना मुझे अक्सर याद आती है। 1993-94 में मेरा भाई इंजीनियरिंग करके उसी महेंद्रों में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। संयोग से वह यूपीएससी में सेलेक्ट हो गया था और इंजीनियर होते हुए भी उसने ऑप्शनल एक हिंदी रखा था। उसने कहा कि भैया ये बताइए कि मैं कहानियों को कुछ समझना चाहता हूँ, ले चलिए मुझको। मैं अवधेश जी के यहाँ गया और उन्होंने उनसे कहा कि देखिए यही समस्या है, मेरा भाई है। कहा कि इसको आराम से भेजिए। और करीब 1.5 महीने तक लगातार इनके आवाज़ पे जाता रहा। मैडम को शायद याद हो, जाता रहा और संयोग से वो आईपीएस हो भी गया, आज डीजी रैंक में है। तो अक्सर जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ तो कहता है कि अवधेश जी का क्या हाल है। वो उन्हें गुरु की तरह मानता है और ख़ास तौर पर जो हिंदी और यूपीएससी में जितने सवाल किए गए थे उस वक्त, कहा कि कहानियों पर जो समझ अवधेश जी की थी उसी समझ को हमने ठीक ठीक बयां किया था। तो ये घटना याद आती है मुझे। अक्सर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ में वो आया करते थे
हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे, वो भी बलिया के रहने वाले थे, वो भी गाजीपुर के रहने वाले थे। तो अक्सर आते रहते थे और कई ऐसे अवसर हैं, ये माध्यमिक शिक्षक संघ का सभागार गवाह है इस बात का। इस सभागार में पता नहीं कितनी बार आए होंगे और उनका यह तकिया कलाम मुझे बहुत बेहद पसंद आता है। जब वो तीखी बात कहना चाहते थे तो कहते थे मुझे यह कहने की इजाज़त मिलनी चाहिए। अक्सर वो कहते थे मुझे यह कहने की इजाज़त मिलनी चाहिए, और वो बात कह देते थे। तो इतनी शिष्टता थी, जितने वो शिष्ट थे, भाषा भी, मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा। और ये बहुत सारी यादें हैं उनके साथ। मैं अक्सर हिंदुस्तान समाचार जहाँ जो देखते थे संस्कृति का पेज, उसमें मैं जाया करता था कभी कभार। तो ये सारी यादें हैं और इन्हीं यादों के साथ मैं उस यशस्वी पत्रकार, इस पत्रकार को मुझे यह कहने की इजाज़त मिलनी चाहिए कि वो आज का जो पत्रकारिता है, जिसमें पत्रकार हैं तो साहित्यकार भी हैं। रणवीर सहाय से लेके धर्मवीर भारती से लेके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तमाम लोग पत्रकार थे, लेकिन साहित्य क्रिएटिव राइटर बड़े थे। तो उस श्रेणी में बिहार में जो पत्रकारिता हो रही थी उस वक्त, उसमें गिने चुने नाम थे जो पत्रकार भी थे और साहित्यकार भी थे। यह दुर्लभ संयोग है और आज उसकी कमी दिखाई देती है अक्सर। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इस सभागार को जो इनकी इसमें यहाँ बहुत सारी बातें उन्होंने रखी हैं, उन तमाम बातों को लेके फिर से मैं उनके प्रति, उन्होंने जितनी अच्छी अच्छी बातें कही यहाँ पर, सबका समावेश करते हुए मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद विजय बाबू। अब आई नेक्स्ट अखबार के संपादक उज्जवल जी से अनुरोध है, संक्षेप में अपनी बात रखें। इस हॉल में बैठे सभी आदरणीय हमारे गुरु जी भी बैठे हैं, तरुण सर अवधेश सर के बारे में इतना ही कहेंगे। अंतिम के 2-3 साल मुझे भी साथ काम करने का मौका मिला हिंदुस्तान में, और अभी तक सभी लोगों से सुन रहा था। वो कथाकार थे, उपन्यासकार थे, साहित्यकार थे, एक अच्छे पत्रकार भी थे। और कुछ कहानियाँ उनकी पढ़ी थी हंस में और भी इधर उधर जो छपती थी। तो जब वो शाम की मीटिंग लेते और ख़ास तौर से जो अशुद्धियाँ होती थी हर दिन अखबारों में, उसको लेकर के इतनी संजीदगी से और इतने अच्छे से उनका मतलब नए साथियों के साथ, जो नए पत्रकार साथी हमारे साथ होते, तो उस रूम में संपादक जी भी बैठते, वो भी बैठते और इतने अच्छे से उस गलतियों को याद दिलाते कि मुझे लगता है कि शायद वो गलती फिर आगे दोबारा हम लोगों ने की हो। मतलब वो तरीका ऐसा था एक अच्छे शिक्षक की तरह कि वो गलतियां फिर शायद अखबारों में दोबारा की हो। तो सर को एक पत्रकारिता के गुरु के रूप में, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि अंतिम 2-3 साल सर के साथ काम करने का मौका मिला। तो ऐसे कम ही लोग होते जो इतने बहुआयामी होते। एक तरफ जितना उनका दखल साहित्य के क्षेत्र में था, कथा कहानियों के क्षेत्र में था, तो उससे भी ज़्यादा दखल पत्रकारिता में था। तो एक पत्रकारिता के एक सच्चे आदर्श गुरु को हमने खोया है। तो आज हम उनको यही श्रद्धांजलि देते हैं और वो यादों में हमेशा जीवंत रहेंगे। धन्यवाद उज्जवल जी। इंद्रभूषण जी और संयोग से हम लोग एक साथ काम करते थे, अवधेश जी से बहुत कुछ सीखे थे। वैसे साथी इंद्रभूषण जी से अनुरोध है कि अपनी बात रखें। सभी अभिजनों को प्रणाम। हम तो उन्हीं के द्वारा बनाए गए पत्रकार हैं। अभी कमलेश भैया भी आए हुए हैं और हम लोग साथ ही हम लोग जब आए थे हिंदुस्तान में तो
हम HR मैनेजमेंट की पढ़ाई करके आए थे, उन्होंने ऐसा काउंसलिंग किया कि बोले क्या करोगे, किरानी बनोगे, ये काम करो। और जो उन्होंने तराशा कि आज मैं 25 साल से पत्रकार, अभी मैं दैनिक भास्कर में पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। उनका जो तरीका था बताने का, कैसे खबर को पलटते थे। अब आज तो कुछ टाइम भी नहीं दे पाता, हम लोग खबर लिख के आते थे, नीचे का खबर ऊपर, ऊपर खबर नीचे, और बताते थे कि तुमको क्या करना है। तो बोलते थे कि तुम साहित्यकार वाले से नहीं, तुम हार्ड न्यूज़ करो। तो वो जानते थे किसको कहाँ जाना है, तुम्हारी पहुँच ठीक है। हम लोग तो उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। मैडम की पोस्टिंग के लिए कई बार हमसे बोलते थे कि बहुत दूर चले गए हैं, जल्दी नज़दीक बुला दो। तो एक बार खबर के लिए हम लोग प्रयास किया है। मतलब करीब हम लोग 70-80 आदमी उस समय आए थे हिंदुस्तान में एक साथ हम लोग। आज भी 17-18 आदमी की पोस्ट पे हैं, पटना से लेकर दिल्ली तक, सब उन्हीं के बनाए हुए हैं। उसमें कुलभूषण जी भी हैं, आनंद वर्धन है, कांग्रेस सर हम लोग उस समय हम आते थे। तो अभी तो मतलब क्या बताएं, सब उन्हीं के द्वारा बनाए। हम लोग जब आए थे तो हम लोग को, जब हम लोग ऊपर जाते थे, जो हम लोग सीनियर थे, हम लोग इतना ऐसे देखते थे जैसे कहाँ से ये लोग आ गया है। वही बोलते थे कि तुम चुपचाप अपना काम करते चलो। और 6-8 महीने में हम लोग नीचे से ऊपर चले गए उन्हीं के कहने पर। और एक आदमी को कैसे वो मतलब क्या बताएं, हम अब वर्णन नहीं कर सकते हैं। हम लोग को तो वही बनाए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं उन्हीं के थ्रू। और बस इतना ही हम कहेंगे। धन्यवाद साथी। अब अनुरोध है अरविंद कुमार जी से अपनी बात रखें। एक अजीब सा क्या है कि पिछले 3-4 महीनों से मैं मिलना चाहता रहा, और बाहर रहने के कारण, पटना नहीं आ पाने के कारण मैं मिल नहीं पाया। उसके पहले मेरी मुलाकात हुई थी, जब वो बिल्कुल बात करने और बैठने की स्थिति में नहीं थे। अवधेश भाई से मैं परिचय पहली बार हिंदुस्तान में तब हुआ था जब वहाँ पर हेमंत भी काम करते थे, श्रीकांत थे, और एक अच्छी जमात थी उस समय के पत्रकारों की। और बताया गया कि वो पाटलिपुत्र टाइम्स से यात्रा करते हुए वहाँ पहुँचे थे। तो एक अजीब तरह का सम्मोहन था अवधेश भाई के व्यक्तित्व में, जिस सम्मोहन के वशीभूत होकर हम लोग उनसे जुड़े रहते थे। और जब भी पटना आना होता मेरा, या पटना में रहना होता, तो मैं जरूर उनसे मिलने जाता, या तो दफ्तर में या कभी कभार घर पर। अवधेश भाई ने बहुत लिखा। हिंदी कहानी की एक मुकम्मल यात्रा उनकी कहानियों को छोड़कर कभी पूरी नहीं हो सकती। कई कहानियों की चर्चा हुई गई, और तब जब उनके उपन्यास आए इधर, जब दूसरी पारी मैं कहूँ कि शुरू हुई उनकी, जब अशोक राजपथ आया और फिर रुई लपेटी आग जैसा उपन्यास आया, तो इस दौर में बल्कि ज़्यादा जुड़ना हुआ, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके जो मित्र हैं, उनके जो अभिन्न मित्र जो रहे हैं, मतलब जो उनको जानते हैं भीतर तक, वे इन उपन्यासों पर लिखे। और हम सब मित्रों ने लिखा भी। एक यात्रा जुड़ती चली गई, और अभी एक अधूरा तीसरा उपन्यास भी उनके पास था, जिसकी चर्चा वे करते रहे थे। शीर्षक अभी उन्होंने तैयार नहीं किया था, जो कि उनके अपने जीवन, पत्रकार जीवन से जुड़ा हुआ था, संबंधित था। जो पूरा समय उन्होंने अपना बिताया, और जो अनुभव उनके रहे पत्रकारिता जगत के, उन पर एक उपन्यास उनका लगभग मैं समझता हूँ कि अधूरा या कुछ और अधिक लिखा गया होगा। कमलेश बताएंगे, शायद वो जानते हों, देखा होगा। तो मैंने भी एक बार देखा था, लेकिन वो कहाँ तक पूरा हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं, लेकिन पूरा वो नहीं हो पाया था। तो एक लगन थी कि साहित्य की दुनिया में जो कथा की विधा है,
जिसमें कहानियाँ भी हैं और उपन्यास भी हैं, इनके शीर्ष तक जाना है। और अशोक राजपथ से ठीक ही बताया सर जी ने कि हम लोग पहली बार इस रूप में परिचित हुए कि अशोक राजपथ है क्या। हम लोग सब वहीं पढ़े हुए हैं पटना विश्वविद्यालय के, लेकिन एक उपन्यासकार की दृष्टि से हम लोगों ने कभी उसको नहीं देखा था और कभी सोचा भी नहीं था कि इस शीर्षक से एक उपन्यास आएगा। बहुत खटक रहा है अवधेश भाई का जाना, क्योंकि हम लोग मानकर चल रहे थे जब वो बीमार थे पिछले लगभग 1 वर्ष से कि इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा, क्योंकि भीतर जिज्ञासा है और बहुत कुछ लिखने की इच्छा अधूरी है, वो करना चाहते हैं, बिना उसको पूरा किए वो कहीं जाने वाले नहीं। लेकिन शरीर कभी कभी साथ छोड़ देता है, बीमारियां उसे परास्त कर देती हैं। मैं अवधेश भाई की स्मृति को नमन करता हुआ यह उम्मीद करता हूँ कि खास करके भाभी से मैं कहूँगा कि उनका जो अधूरा उपन्यास अगर मिलता है, अगर संतोष भाई से भी कहूँगा, वो जो लिख रहे थे पत्रकारिता जगत को लेकर के, तो उसे कोई हर्ज नहीं, जहाँ तक वो हो उसको फिनिश तो संतोष भाई कर ही सकते हैं। जो भी लोग हैं सुलभ भी कर सकते हैं, जो लोग मित्र लोग हैं जो इस दुनिया में रहे हैं वो कर सकते हैं। तो एक और मुकम्मल श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी, क्योंकि कहानियाँ अगर अधूरी होंगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन उपन्यास है, उपन्यास का प्रारूप क्या होता है, क्योंकि रुई लपेटी आग के छपने के बाद कम से कम काफ़ी हलचल हुई थी उपन्यास जगत में। अशोक राजपथ में उतनी हलचल नहीं हुई थी, लेकिन रुई लपेटी आग के समय काफ़ी हलचल हुई थी। तो हो सकता है कि इसमें और वो हलचल बढ़ती, क्योंकि वही समय और समाज है जिसके बीच से वो निकले थे और हम सब लोग, अधिकांश लोग पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये मेरी गुजारिश होगी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि पुनः अर्पित करता हूँ। धन्यवाद सर। अब देवेंद्र मिश्र जी हैं, हिंदुस्तान में साथ ही काम करते थे। सर 2 शब्द श्रद्धांजलि का आप जरूर दें। कमलेश जी बात, देवेंद्र मिश्र खाली है सर। बारे में आप लोगों ने चर्चा, पत्रकार और साहित्यकार, मैं उनको कहता था 3 in 1। वो बहुत अच्छे शिक्षक भी थे और एक पत्रकारों की ऐसी पीढ़ी उन्होंने तैयार की हिंदुस्तान में, जो संवाद सूत्र के रूप में आए थे, आज बड़े बड़े ओहदों पर है, अच्छे सफल, तो बहुत अच्छे शिक्षक भी थे। यद्यपि कि मैं उनका बॉस था, सीनियर न्यूज एडिटर के पद से रिटायर नहीं हुआ, मैं न्यूज एडिटर हुआ करता था। तो काफ़ी उनसे सीखने का, और मैं भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र से आता हूँ, हमसे कभी ऑफिस में अधिकारी के नाते या उसमें कभी हिंदी में हम लोग बात ही नहीं करते, हमेशा भोजपुरी में। और उनका जो विनम्र स्वभाव था वो अद्भुत था, हमेशा भैया कहते थे। और मेरे से पारिवारिक संबंध था। हर छठ में मेरे दोनों छोटे बच्चे हमारी पत्नी के साथ मैं रानी घाट उन्हीं के घर बनगंगा में बरसों चला, हमेशा पूछते थे, मेरे घर पे जाते थे। शादी पहले उनकी पत्नी से मेरे छोटे भाई की पत्नी का इलाज भी हुआ था, वो उपाध्याय जी के यहाँ असिस्टेंट कंप्यूटर थी, वो सब उनके बारात में भी हम बाराती गए थे। और पिछले साल इसी नवंबर में 19 तारीख को उनके यहाँ मैं अचानक पहुँच गया था, 2-2.5 घंटा बात हुई थी। अद्भुत व्यक्ति थे, याद आता है तो मन भावुक हो जाता है।
मेरा पूरा परिवार बहुत मर्माहत है अवधेश जी के, तो इसलिए मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। मैंने एक बार उनको ही सुझाया था कि पत्रकारिता जीवन जो हम लोगों ने एक साथ लिया, तो उसके अनुभव पर एक उपन्यास लिखिए। आपने बताया कि उन्होंने शुरू किया था पिछली बार, वो पूरा हो जाए तो बहुत खुशी होगी। धन्यवाद सर। वहीं बैठिए ना, वहीं बैठिए सर। कमलेश जी से अनुरोध है अपनी बात रखने। यहाँ चले जाइए कमलेश जी, इधर थोड़ा सा बढ़ा दे। अनिल जी, अनिल जी, अनिश जी अरे वो पहुँचा दीजिए। नमस्कार। सर के बारे में कोई बात कहनी हो तो कैसे कहें, कहाँ से कहें, कुछ समझ नहीं आता। आज मेरे जैसे सैकड़ों ही कहूँगा, सैकड़ों लोग जो देश के विभिन्न हिस्सों में बैठ के रचना कर्म कर रहे हैं, ये सर की ही देन थी कि हम लोगों ने लिखना सीखा और कुछ अलग पत्रकारिता की राह से कुछ अलग लिखने लगे। सर के बारे में हम थोड़े संस्मरण आपको सुनाएंगे कि नए लेखकों को कैसे वो तराशा करते थे, कैसे बनाते थे कि वो कुछ तरीके से लिखना शुरू करें। हम लोग एक बार अवधेश प्रीत सर के साथ बेगूसराय जा रहे थे, उनकी कहानियों पर एक कार्यक्रम था, गोष्ठी थी। तो जैसे हम लोग बीहट पहुंचे तो अचानक मैंने कहा कि सर ये बीहट जो है कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ हुआ करता था एक समय। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बीहट है। उन्होंने तुरंत गाड़ी रुकवाई और मुझे नाम भी ठीक से नहीं याद है। उन्होंने कहा कि इस बीहट के एक लड़के की मैंने कहानी पढ़ी थी 2 महीने पहले एक पत्रिका में, चलिए उससे मिलते हैं। मैंने कहा कि नंबर हो तो फोन कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नंबर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बीहट का वो लड़का है और कहानी लिखता है तो जरूर लोग जानते होंगे। हम लोग करीब 40-45 मिनट तक बीहट में भटकते रहे, कोई उस लड़के का नाम जानने वाला नहीं था। एक पत्रिका बेचने की दुकान पर हम लोग गए, जब उसने भी कहा कि हम नहीं जानते हैं तो उस पर बिगड़ गए कि तुम नहीं जानते हो, कहानी लिखने वाला आदमी है, तुम पत्रिका बेचते हो, नहीं जानते हो। फिर मैंने अपने बीहट के रिपोर्टर को फोन किया, बीहट के रिपोर्टर आए। तो खैर खोजते खोजते हम लोग उनके घर पहुंचे और जब हम लोगों ने दरवाजा उनका खटखटाया तो संयोग से वो करीब 25-26 साल का लड़का था। उसने दरवाजा खोला और उन्होंने कहा कि अच्छा याद है, आदित्य नाम था उनका। तो बोले कि आदित्य तुम ही हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो मैं अवधेश प्रीत हूँ। अब जैसे इन्होंने कहा कि मैं अवधेश प्रीत हूँ तो मैं उस लड़के की जो भाव अभिव्यक्ति थी मैं वो बता नहीं सकता। उसको लगा कि कैसे आ गए मेरे घर पर। तो उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले मैंने तुम्हारी कहानी पत्रिका में पढ़ी थी, बहुत लाजवाब कहानी थी। और उसके बाद बैठ गए वहाँ, वो बात करने लगे उससे। अब मैं बार बार घड़ी उनको दिखा रहा था कि सर 3 बजे से कार्यक्रम है और 2 बज रहे हैं, हम लोग अभी बीहट में चल रहा है। अच्छा रुको चलते हैं, रुके चलते हैं। और तकरीबन 3:30-4 बज गए। उस लड़के को ले गए एक मिठाई की दुकान पर, उन्होंने मिठाई खिलाई। तुमने बहुत अच्छी कहानी लिखी है, मिठाई खाओ। उसके साथ हम लोग चाय पिए और अंततः 3:30-4 बजे हम लोग वहाँ से निकल पाए। एक ऐसे दौर में जब किसी नए लेखक को लगातार खारिज किया जाता है, कोई नया लेखक अगर कोई पहली रचना लिखे तो पढ़ने से ज्यादा लोग रिजेक्ट करने लगते हैं उसको, पढ़े या ना पढ़े उसको कूड़ा कचरा साबित करने की होड़ लग जाती है। और ऐसे समय में प्रीत सर, मुझे लगता है कि जितना नए लेखकों को पढ़ते थे, मुझे नहीं लगता है कि कोई और पढ़ता होगा। हम लोग क्या फीचर डेस्क हुआ कर, फीचर का एक हॉल हुआ करता था हिंदुस्तान अखबार में, जहां कोने में एक कुर्सी और टेबल पर वो बैठा करते थे
और पूरा फीचर का जो हॉल था वो नए लेखकों, कवियों, चित्रकारों, थिएटर एक्टिविस्ट, सारे लोग, रचना की जिस भी विधा से जुड़े हुए लोग थे, उनकी भीड़ जमा रहती थी। सर 12 बजे आते थे और 10 बजे से लोग जम जाते थे उनके पास। कोई अपनी कहानी लेकर आया है, कोई कविता लेकर आया है, कोई लेख लेकर आया है, और बगैर हिचकिचाहट के, बगैर किसी इरिटेशन के वो सबका पढ़ते थे और बात करते थे। कभी कभी हम लोग उनके पास बैठते थे और कोई नया लड़का अपना लेख लेकर आया और पढ़ने लगते थे, उससे बात करने लगते थे, तो हम लोग ये काम लेकर जाते थे उनके पास, तो हम लोग को इरिटेशन होती थी कि कहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन वो पूरा समय देते थे, बात करते थे। और शाम में 5 बजे के बाद सीनियर लोग आना शुरू करते थे। कभी दीक्षित सर आ रहे हैं, कभी विनोद अनुपम जी आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, और फिर उनसे बात करने लगते थे। कई बार हम लोगों को संदेह होता था कि सर अपना काम कब कर लेते हैं, और सबसे पहले अपना काम करके जाने वालों में प्रीत सर ही होते थे। एक और खास बात मैं बताऊं कि प्रीत सर जीवन में कभी ऑटो पर नहीं चलते थे। 15 से 20 रुपए लगते होंगे ऑटो से जाने में घर तक उनके, लेकिन वो हमेशा रिक्शा से जाते थे और रिक्शा खोजने लगते थे। एक बार मैंने कहा कि सर आप, अच्छा रिक्शा वाला जितना भाड़ा मांगे, 60 रुपया, 70 रुपया, 75 रुपया, कभी कोई खिचखिच नहीं। एक बार मैंने उनसे कहा कि सर 20 रुपये में आप वहां पहुंच जाएंगे और आप 70 रुपये रिक्शा वाले को दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, रिक्शे पे जब मैं बैठता हूँ ना, तो मुझे ये शहर ज्यादा नजदीक, ज्यादा साफ और ज्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ता है, और ये जो रिक्शा वाला होता है साथ साथ बात करता हुआ चलता है, तो लगता है कि एक साथी है जिससे मैं बात करते हुए चलता हूँ। मेरे कहानियां लिखने की शुरुआत हुई, वो भी बेगूसराय से जुड़ा हुआ ही मसला है। बेगूसराय में एक बार बाढ़ आई थी और मैं उसकी रिपोर्टिंग के लिए गया हुआ था, और वहां सैकड़ों पीड़ित लोग एक तटबंध पर रहते थे। तो मैंने 3 रातें तटबंध पर गुजारी बाढ़ पीड़ितों के साथ, और रोज वहीं से मैं अपना डिस्पैच भेजता था। बेगूसराय का रिपोर्टर आता था और आके बेगूसराय ऑफिस से पटना भेजता था। जब मैं पटना लौटा तो प्रीत सर ने कहा, बुलाया, पहली बार उन्होंने कहा कि कमलेश आप कहानियां क्यों नहीं लिखते हैं। तो तब तक हम लोग सूखे रिपोर्टर हुआ करते थे, और हम लोग की नजर में अखबार के दफ्तर में कहानी कविता लिखने वाले लोग एक कोने में पड़े रहते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जितने दिन आपकी खबरें पढ़ी, जो आपकी रिपोर्ट पढ़ी, तो मुझे पढ़ते हुए लगा कि मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, आपको कहानी लिखनी चाहिए। और इतनी बार उन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि कहानी लिखिए, कहानी लिखिए, कहानी लिखिए। अंत में कहानी लिखवा ली उन्होंने मुझसे। तो मुझे लगता है कि अवधेश प्रीत जैसे लोग हमारे बीच से कभी जाते नहीं हैं। मुझे बार बार गोरकी के उपन्यास का वो मल्लाह याद आता है, बूढ़ा मल्लाह, कि जब उसके बीच का एक कामरेड मर जाता है तो बूढ़ा मल्लाह कहता है, और शोक सभा हो रही है, तो मल्लाह कहता है कि इसका क्या मतलब है कि कोई मर गया? क्या जो मर गया उसके विचार भी मर जाते हैं? क्या जो मर गया उसके कार्य भी मर जाते हैं? अगर उसके विचार और कार्य हमारे बीच रहते हैं तो हमेशा हमारे बीच रहता है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, लेनिन ने कहा है कि आपको भविष्य या इतिहास इस बात के लिए याद नहीं करेगा कि आप अपने बारे में क्या लिखते हैं या क्या बोलते हैं। इतिहास आपको इस बात से याद करेगा कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या लिखते हैं और क्या बोलते हैं। अवधेश सर इसीलिए याद किए जाएंगे हमेशा। धन्यवाद। कमलेश जी, पुरुषोत्तम जी से अनुरोध है। पुरुषोत्तम जी, हाँ डॉक्टर विनय, सर एक मैं यहाँ 1979 में अखबार में आया था, और जब पाटलिपुत्र टाइम्स शुरू हुआ
तो अक्सर मैं वहाँ जाया करता था। उसी दौर से कई मित्रों से मुलाकात है, जिसमें अवधेश प्रीत जी भी थे। 1984 के आसपास मैंने साहित्य का पेज देखना शुरू किया था अपने अखबार में। बाद में धीरे धीरे मेरी रुचि बदलती गई और मैं दूसरी दिशा में बढ़ता चला गया। लेकिन अवधेश प्रीत जी से जब भी मुलाकात होती तो वही पुरानी ताजगी उसमें होती, और कहानीकार के रूप में बहुत पढ़ने का मुझको मौका नहीं मिला है, लेकिन कमलेश और अवधेश प्रीत, इन्हीं दोनों को मैं जानता हूँ पत्रकारिता जगत से जाकर के कहानी में अपना स्थान बनाने वाले को यहाँ बिहार में। इधर मैं भी थोड़ा परेशानियों में रहा शारीरिक, इसलिए कोई जीवन संबंध इधर नहीं रह पाया था, लेकिन उनकी स्मृति को नमन करते हुए मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद सुतम जी। अब अनुरोध है डॉक्टर विनय जी से सबके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। अवधेश प्रीत जी मुझसे थोड़े बड़े थे। अवधेश भाई कहा करता था, और हम लोग 76 से 78 के बीच में पहली बार मिले थे महेंद्र के इलाके में, सतीश राज पुष्करना जी के प्रेस में, जहाँ पे उर्दू के शायर, लघु कथा लिखने वाले लोग और मेरे जैसे गांव से आए बच्चे। मैं 76-78 के बीच में साइंस कॉलेज में पढ़ता था, इंटरमीडिएट में। हम लोग एक कॉमन मुझे मिलवाया था पहली बार राजेंद्र निशांतर ने। निशांतर अब दुनिया में नहीं है, वो उनसे पहले गुजर गए बैंक की नौकरी करते हुए, फिर बहुत कुछ दुश्वारियाँ झेली, लेकिन हम लोग वहाँ मिलते थे। फिर आई गई बात मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई जो होती है, आ गया, उसके बाद सब छूट गया। जो कुछ लिखना शुरू किया था उस जमाने में वो सब स्थगित हो गया। 2000 के आसपास की बात है। प्रेस का एक रूम हुआ करता था जहाँ से लोग टेली मैसेज भेजा करते थे अखबारों को, उसमें सूचना भवन में, पोस्ट ऑफिस के बगल में जो था वहाँ पे। मेरा एक दोस्त गांव का रंजन भारती, तो भारती ने कहा कि वहाँ बड़ा अच्छा लगेगा, कभी आओ कभी आओ। तो मैं गया वहाँ कुमार मुकुल से मुलाकात हुई पहली बार, और तो चर्चा चली कि ये विनय लिखता रहा है। मैंने कहा लिखना 10 साल से बंद है, कुछ नहीं लिखता हूँ, सब खत्म। तो लिखता रहता हूँ लेकिन कुछ नहीं लिखता हूँ, मतलब बंद ही है, कुछ नहीं लिखता हूँ। कुछ पहले उसके पहले छपाया भी नहीं था कहीं कुछ। तो भारती ने कहा कि अवधेश चलो मिलने। मैं कहा अवधेश भाई हाँ, तुम कैसे जानते हो? अरे तुम्हारे बारे में चर्चा नहीं तो अवधेश डॉक्टर विनय को तो मैं बहुत से जानता हूँ। तो वो तो अच्छा वो डॉक्टर हो गया है, अच्छा पता नहीं। तो मैं गया हिंदुस्तान के दफ्तर में। उस समय में पुराने वाली बिल्डिंग हुआ करती थी जिसमें कॉरिडोर बरामदा ऐसा था। उस समय कोने में अवधेश भाई से मुलाकात हुई। 76 में जैसा देखा था, जैसे वो तस्वीर में अभी हैं अवधेश भाई हमारे, ठीक वैसे ही उसी गर्मजोशी से मिलना, उसी मिलके ऐसा लगा था कि जैसे बस 1970-78 का टाइम आ गया फिर से। फिर लोग बैठे और तो उसके क्या लिखते हो यार, क्या लिखते हो? कुछ नहीं लिखते हैं। अरे तो तुम क्या क्या लिखा करते तो उस समय लिखना शुरू करो। कुमार मुकुल सर पे सवार लिखना शुरू हो गया, कुछ। अब मेरा वहाँ मज़ा इतना आने लगा कि मैं बॉलीवुड क्लिनिक से निकल के अक्सर वहाँ चला जाता था शाम में उस तरफ, महीने में हफ्ते में 1 बार 2 बार। और फिर हिंदुस्तान के दफ्तर। फिर किस दिन होली का अंक आने वाला है तो जोगिरा कैसे मिलेगा, कोई बोला। तो
तो बोला कि मेरे सामने एक कवि बैठा है ना, लिख देगा कुछ। मैंने कहा ठीक है। तो अब बात करते करते मैंने कागज लिया, कुछ लिख दिया, वो अगले दिन छप गया। ये अवधेशप्रीत की जो सारे लोग उस बात को याद कर रहे हैं कि कितनी सहजता से कहाँ संभावनाएं बसती हैं, उसकी शिनाख्त कर लेना, ये गजब की खूबी थी अवधेश भाई में। और उसके बाद फिर शुरू हो गया, और यहाँ लिखो, वहाँ लिखो, वो करो, वो करो। हिंदुस्तान के लिए कितने लेख लिखे अलग अलग विषयों पर। जब पुस्तक मेला में कार्यक्रम होने लगा, जब अखबारों के बड़े बड़े मंच मिलते थे, और जब अवधेश भाई के निर्देश पे चीज़ें होती थी, कमलेश उसमें साथ होते थे, तो उस मंच पर कोई बड़े विषय पर, या आज इस बार डीजीपी सविनय कुमार को बढ़ा दिया जाए, इस बार उससे बढ़ा दिया जाए, ऐसे 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 कितने प्रसंग हैं। याद करता हूँ तो मन भीगता है, आंखें भीगती है। हिंदुस्तान के अखबार दफ्तर जाना नियमित रहा तब तक जब तक जिंदगी ने बहुत परेशान नहीं कर दिया, और व्यवस्थाएं इस तरह की नहीं बढ़ गई बहुत ज़्यादा। और वहाँ जाने पर अनिल विभाकर हुआ करते थे एक तरफ, श्रीकांत जी कभी कभी दिख जाते थे। श्रीकांत जी दिखते ही थे लोगों को, वैसे भी वो एक जगह बैठे दिखाई पड़ते नहीं थे। और कमलेश हमेशा घुसने के बाद बाईं साइड में कोने में टक 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 टक, क्या सर बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। हमेशा कमलेश को काम में व्यस्त देखा। और अवधेश भाई को समझ में नहीं आता था कि अब कमलेश बिल्कुल सही कह रहा है कि कोई चेहरे पे व्यस्तता का भाव ही नहीं दिखता था। कोई आया भी तो अच्छा चाय पियो, तब तक ही देख लेता हूँ, अरे ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया। तो ये सारा काम करने का तरीका भी मैंने देखा है। और उसके बाद हम लोग चाय पीते थे, सिगरेट भी, और कोने में बैठे कहीं जाकर बहुत देर बातें करते थे। कितनी कितनी कहानियाँ डिस्कस हम लोगों ने की हैं, जो कहानियाँ लिखी गई, जो नहीं लिखी गई। यार इस कहानी में मज़ा नहीं आ रहा है, फ़ोन करके इस कहानी के बारे में इसमें एक आइडिया आ रहा है, अवधेश भाई थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है इसको, अच्छा सोचते हैं। तो ये रिश्ता एक जो रचनात्मक संबंध का जो एक रिश्ता होता है, जिसमें दो लोग आपस में बहुत सारी चीज़ों पे बात कर सकते हैं, कोई उसका हिसाब नहीं है। और ये मेरा ख्याल है कि इधर के वर्षों में, इधर 2-3-4 सालों में मेरी स्थिति, जो कि बहुत सारी व्यवस्थाएं रहीं देश के अलग अलग हिस्सों में, देश के बाहर, तो मेरा सब संपर्क टूट गया। उस तरीके से आना जाना कम हो गया था। लेकिन बीमार जब वो पड़े थे, बहुत पड़े थे, उसके तो मुझे खबर भी, सूचना भी नहीं मिल पाई थी। हाँ, वो जब बीच में के टाइम में मैं 2 बार जाने का घर पे गया था उस समय, और उस समय स्वास्थ्य को लेकर हम लोगों ने बहुत सारी बातें भी की थी। और एक और प्रसंग बहुत याद आ रहा है। एक बार वो घर को बेचने के लिए बहुत उतावला उठे थे, ये मोहल्ला ठीक नहीं, मुझे कहीं और जाना चाहिए। हमने कहा चलिए एक बार फिर आते हैं आपके यहाँ। उस घर पे गए हम लोग, किनारे किनारे। हमने कहा अवधेश भाई आप कुछ भी ले लेंगे, गंगा का किनारा कहाँ खरीदेंगे, ये साफ हवा कहाँ खरीदेंगे, ये नीला आसमान कहाँ खरीदेंगे, ये शांति कहाँ खरीदेंगे। देर सवेर रास्ता भी बगल में बन जाएगा अवधेश भाई, इसको बेचने का इरादा मत रखिए। यार तुमने ये बात जो कह दी ना, ये बात दिल को छू गई कि नीला आसमान कहाँ खरीदेंगे, नदी का किनारा कहाँ खरीदेंगे। ऐसे ऐसे इतने मोमेंट्स हैं, याद करना चाहें तो आदमी घंटों याद करता रह जाए। अवधेश भाई की पहली कहानी जो जिसने मुझे बहुत विचलित किया था, अली मंजिल, वो एक अद्भुत कहानी थी, जिसके भीतर एक मुस्लिम का मकान है और वो एक हिंदू जाता है उसमें, और फिर वो कैसे 2 संस्कृतियां आपस में संवाद करती हैं, और कैसे एप्रहेंशंस होते हैं, कई चीज़ों की परेशानियां आती हैं, और उसको कैसे लोग फिर रहते रहते वो परिवार दूर करता है। वो बहुत ही मार्मिक कहानी थी। और उसके बाद फिर रूई लपेटी आग, निश्चित रूप से आप लोगों ने, जैसा कि कई लोगों ने कहा, कि वो एक उनकी बहुत ही मजबूत कृति के रूप में हम लोग के बीच आई। आगे और भी कृतियाँ आती। बात ये मुश्किल थी उनके साथ कि अखबार का दफ्तर जितना समय लेता है और दिमाग का जितना हिस्सा ले लेता है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। अखबार में काम करते हुए आप लेखन कर पाते हैं तो ये तपस्या है, यानी आप खून जला के कर रहे हैं, कहीं पे आप नींद खराब करके कर रहे हैं। आप जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा परिवार के साथ जो आपको समय जाना चाहिए वो आप नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, कुछ तो आप गड़बड़ कर रहे हैं, तभी आप लिख पाएंगे। क्योंकि अखबार इतना डिमांडिंग होता गया था धीरे धीरे, वो भी हम लोगों ने महसूस किया था वहाँ जाते हुए।
तो ये बावजूद इसके अवधेश जी ने, मेरा ख्याल अशोक राजपथ में इतना समय जो लगा उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अखबार की नौकरी थी। अगर वो फुर्सत में होते तो अशोक राजपथ एक सांस में कब कर। अब 4 बार अशोक राजपथ चल रहा है, यार यहाँ पे पहुंचे हैं, ऐसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा अवधेश भाई आप 15 दिन 20 दिन छुट्टी लेके आप चले जाइए पहाड़ में, आपका तो इलाका है वो। सोचते हैं, लेकिन बहुत सारी बात है, फिर बच्चों की बात, फिर बच्चों को लेकर के हम लोग बहुत सारी बात किया करते थे। कितने प्रसंग हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं यात्रा में स्पीच था और मैं न उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो सका और न ही शांति पाठ में वो स्पीच था ही नहीं, और लेकिन मन से तो था ही। और देश प्रीत हम लोग के मन से, हम लोग के समाज से, हम लोग का जो रचनात्मक संसार है, लेखकों की जो दुनिया है, पत्रकारों की दुनिया है, उससे तो कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने जो लिखा है वो उनकी कहानियाँ और उनकी किताबें रहेंगी। कितने लोगों ने फेसबुक में लिखा कि अवधेश जी से हम सीखते रहे हैं, अवधेश जी ने हमको सिखाया है, ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएँ आती रहीं। कोई व्यक्ति चला जाए, उसके बाद अगर कोई कहता है तो उससे बड़ा सच क्या हो सकता है, तो वो सच था सर। अवधेश जी को इन्हीं शब्दों के साथ उनकी स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ। मेरे बड़े भाई थे और थोड़ा सा हल्का सा मन का एक कोना अनाथ तो हुई गया उनके जाने के बाद। धन्यवाद सर। अरविंद पासवान जी से अनुरोध है प्रधानमंत्री। नमस्कार। अवधेश जी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने के लिए प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ, जन संस्कृति मंच का बहुत आभार है। इस अवसर पर हम सबको आने का मौका मिला। आदरणीय प्रोफेसर तरुण सर, संतोष सर, काजी साहब, डॉक्टर विनय सर, भाभी स्नेहलता जी और दोनों बेटियां, हमारे दामाद जी, शायर संजय कुमार कुंदन जी, कमलेश जी, भानुकुंद, अंचित, श्वेता जी, चंद्रवेंद्र जी, जयप्रकाश जी, सुशील जी और वो तमाम हमारे साथी, आदरणीय देवियों, सज्जनों, पत्रकार बंधु, संस्कृति कर्मी, रंगकर्मी, आप सब आज यहाँ उपस्थित हैं और आपके भीतर शायद उपस्थिति का कारण यह है कि अवधेश प्रीत हर व्यक्ति के मन में कम से कम एक कथा जरूर है। उनकी मृत्यु की खबर उसी दिन जब 10 बजे के आसपास मुझे मिली, और वह खबर पटना से नहीं, पश्चिम बंगाल के एक शायरा ने मैसेज कर दिया कि अवधेश प्रीत जी के बारे में बुरी खबर आ गई। मैंने कहा कि शॉकिंग मेरे लिए, मैं इसी शहर में हूँ और मुझको खबर नहीं है। मैंने तुरंत जानने वालों को रिंग किया, पता चला कि मेरा बस है। फिर मैंने इस प्रदेश और देश के चर्चित कवि राकेश रंजन जी को मैसेज किया। संजय शांडिल से बात हुई। संजय शांडिल ने छूटते कहा कि अरविंद जी ये बिगड़ लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है इस राज्य के लिए नहीं, इस देश के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छा आदमी हमारे बीच से चला। उनका कहना था कि आप जो भी हों, साहित्यकार हों, पत्रकार हों, देश के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री जो भी हों, लेकिन उसकी सबसे अच्छी और पहली शर्त है कि आप आदमी कितने अच्छे हैं। तो अवधेश जी के जो कृतित्व है, व्यक्तित्व है, उसका कहीं शायद तुलनात्मक कहीं कुछ मिल जाए बड़ा मुश्किल होता है, खास करके आज के समय में। उनसे हमारा लगाव लगभग 10 वर्षों से अधिक का रहा। पटना आने के बाद पहले से उनके बारे में सुनता रहा हाजीपुर में रहते हुए। फिर राकेश रंजन और संजय शांडिल जी अक्सर नवल जी के पास आते थे या हिंदुस्तान अखबार में जाते थे। उस समय सियाराम यादव जी होते थे और अवधेश जी होते थे। संजय शांडिल ने कहा कि आप अरविंद जी देखिए, नए हमारे जैसे आदमी को कविताएं मांग मांग कर वो प्रकाशित करते रहे और छापते रहे। जस्ट समझिए मेंटर्स।
अभी कमलेश जी चर्चा भी कर रहे थे कि आप कुछ भी लेकर जाएं, नया से नया आदमी भी हो, हतोत्साह नहीं करते थे उसको। आज के समय में जब बहुत सारी विधाएं हैं ऑनलाइन के, बहुत सारे ग्रुप साहित्यिक बने हुए हैं, आप देखिए कि अवधेश पीड़ित जी कितना समय निकालकर और सामान्य से सामान्य रचना भी हो, सामान्य से सामान्य रचनाकार भी हो, उस पर भी वो टिप्पणी करते हैं। अगर उनसे असहमति रचना से है तो बहुत ही सलाहियत के साथ वो अपनी बात रखते थे, उसको लोग तहे दिल से लगाते थे। एक बार बैठे थे तो मैंने कहा कि सर ये आपने चांद के बारे एक शायरी लिखी है, आखिर इसके पीछे का क्या कथानक है, क्या मामला है? उन्होंने कहानी सुनाई। आप चांद के पार एक शायरी पढ़े होंगे शायद, तो देखेंगे कि जब शुरुआत करते हैं तो एक पत्र से शुरुआत करते हैं कि वो जैसे भी हो आई पूरी हुई। तो मैंने कहा कि ये क्या मामला है, कहानी में कुछ इस तरह का लग रहा है कि आप संकेत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद मैंने एक कहानी लिखी थी, वो दलित मामलों का कहानी था, और समस्तीपुर का सुदूर एक लड़का जो समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति मुसर जाति का था, उसने मुझे एक पत्र लिखा और आज गला रूंध रहा है मुझे भी सुनते हुए, उनकी आंखें डगडगा रही। उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि क्या समाज में ऐसी व्यवस्था हो सकती है क्या कि हम सब साथ बैठे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह लड़का ढूंढते हुए इनके घर आया, इनसे मिलने, और बहुत देर तक खड़ा रहा। बार बार उसको बुलाते रहे, वो अंदर प्रवेश नहीं कर रहा था। फिर बड़ी सलाहियत से उसको समझाने बुझाने के बाद वो लड़का आया, बैठा, उनको उन्होंने पानी पिलाया, बातचीत हुई। ये इन सारी बातों को आप देखेंगे, महसूस करेंगे। जिन व्यक्ति से उनका संपर्क रहा है वो चीज़ों को बहुत हल्के में नहीं लेते थे, बहुत गंभीरता से और तार्किक तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे। कोई व्यक्ति अपने काम से और अपने व्यवहार से शायद इसलिए बड़ा हो सकता है कि आप चीज़ों के भीतर इतना प्रवेश करते हैं। आज बातें इतनी घूमर रही हैं कि बातें बहुत की जा सकती हैं उनके भीतर। अभी डॉक्टर साहब भी चर्चा कर रहे थे कि देश के तमाम जगहों से फेसबुक पर लोगों ने उनके बारे में जाने क्या कर। एक हमारे साथी है डॉक्टर मुसाफिर बैठा है, कभी उन्होंने उनका एक सलाह आया और मैं चाहूँगा आप सबके बीच रखना भी चाहूँगा कि जिन लोगों ने उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है फेसबुक पे भी या जहाँ भी, या बाकी जिनके अभी नहीं आए हैं, तो मेरे ख्याल से एक पुस्तक के रूप में शायद प्रकाशित किया जा सकता है। उससे क्या है कि उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में पता चलेगा और अभी अपनी अभिव्यक्ति भी लोग उसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये श्रद्धांजलि के रूप में हम समझते हैं कि एक निवेदित हो सकता है। बाकी भी चर्चाएं हो रही थी कि अभी तो उनको बहुत कुछ लिखना था। जून में मेरा संयोग से ट्रांसफ़र हो गया था DDU, मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मैं रेल में काम करता हूँ, तो वहाँ से 13 जून को मैं ज्वाइन किया यहाँ DDU से दाना। संयोग से डॉक्टर रमेश सितंबर जी आए, उन्होंने कहा कि अरविंद सुना है कि अवधेश भैया की तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने कहा कि हाँ हमको भी खबर मिली है, चलना चाहिए। 14 या 15 जून को उनसे जाके मिले, भाभी जी थी, आखिरी दूर का दर्शन था। और मजे की बात यह कि जो आदमी यह जान रहा है कि अब हम जा सकते हैं, लेकिन जरा भी चेहरे पे मलिनता नहीं। उन्होंने कहा कि अरविंद तस्वीर तो तुम ले ली हो, लेकिन इसको कहीं प्रकाशित मत करो। मैं रखा रहा, प्रकाशित वाकई नहीं किया, लेकिन रिश्ता किया कि उनके जाने के बाद मन माना नहीं मिला। मैंने अभी फेसबुक पर मित्रों के बीच डाला था, और इसलिए डाला था भाई लाख आदमी तकलीफ में हो, लेकिन जिनको जिस काम के लिए रचा गया है, बनाया गया है, वो उसे गंभीर परिस्थितियों में भी छोड़ता नहीं है। तो ये स्प्रीत की जितनी भी हम समझते हैं कि आज चर्चाएं की जाए और बहुत कम होगा, इसलिए कि हर व्यक्ति के मन में वह एक कथाकार के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, संपादक के रूप में, दोस्त के रूप में, पति के रूप में, पिता के रूप में, न जाने कई विभिन्न आयामों के रूप में, कई चित्रों के रूप में वो स्थापित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उस दिवंगत को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। धन्यवाद।